थैंक यू सर। This is our last lecture for the course. ठीक है, this is lecture number 11 और इसके अंदर हम लोग जिन चीज़ों पर डिस्कशन कर रहे होंगे दैट वुड बी प्रायोरिटाइजेशन। ठीक है, अच्छा मुझे पहले ये बताइए, हमारी लास्ट क्लास जो है इट इज़ एक्सपेक्टेड इस फ्राइडे, राइट? जी सर। और एग्ज़ाम स्केड्यूल आप लोगों के पास आ गया? सर 2 तारीख को है पेपर। 2 तारीख को? 2 इज संडे। जी सर। मैं सर शेयर किया था, मैं एक दफ़ा फिर देख लेता हूँ कि कंफर्म कर प्लीज, लेता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो 30 को होगा आई थिंक। सॉरी, मैंने वो पिक्चर शेयर की थी साबिर भाई, उसमें हाँ ये रही। नो सर, 30 अप्रैल को है सर। सर 30 अप्रैल को है। मैंने भी यही कहा था 30 को है शायद। जी जी। 30th को है। ठीक है, तो हमारी लास्ट जी क्लास जो है दैट वाज प्लान्ड ऑन 23rd और जी सर। 30th को हमारा पेपर एक्सपेक्टेड है, राइट? जी सर। ओके, सो 23rd को हम लोग अपनी क्लास डिस्कस कर लेंगे, विल डिस्कस द पेपर एज वेल एंड विल सी के हाउ वी कैन टेक इट फर्दर। ठीक है, ऑलराइट सर। चलो ग्रेट। So let's discuss lecture number 11, which is mainly upon कि हमारे पास जो प्रायोरिटाइजेशन है वो किस तरह से मैनेज कर रहे होते हैं। First of all, how would you define prioritization? What is prioritization? Can anybody define that for me? G, anybody? How would you define priority? सर Prioritization. प्रायोरिटी तो सर ये होती है ना कि कौन सी चीज़ को कितनी प्रायोरिटी पे है, मतलब कि अगर कोई भी रिक्वायरमेंट है तो पहली कौन सी रिक्वायरमेंट को पूरा होना चाहिए, फिर उसके बाद हम किस स्टेप पे जाएंगे। तो हम खुद ही सेट करते हैं ये प्रायोरिटी के कौन सा स्टेप पहले होना चाहिए, कौन सा स्टेप पे बाद में होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। सो प्रायोरिटाइजेशन की बात हम जब करते हैं उस तो प्रायोरिटाइजेशन, जी बोले। सर मैं कह रहा था व्हिच गॉट द हाई इम्पोर्टेंस, उसको हम जो है प्रायोरिटी वाइज स्केल करते हैं। जैसे कि अगर कोई हमने एक ट्रांजैक्शन परफॉर्म करवानी है एटीएम में, तो हमें उससे पहले प्रायोरिटी हमें हमारे पास एक एटीएम कार्ड या यूजर की जो है वो पिन कोड। एक आईडी बनी हुई जी होनी चाहिए। तो उस लिहाज से वो स्केल नंबर 1 पे होगा, यानी प्रायोरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी पे होगा। सो हाई इम्पोर्टेंस पे हम जो है वो डिपेंड करते हैं ओके, जब भी हमें प्रायोरिटाइजेशन ऑफ रिक्वायरमेंट मैनेज करनी होती है। जी ठीक है। ओके, आप लोगों ने एक बात इसमें निकाली कि जी अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट का हमने जिक्र निकाला था इसके अंदर कि जी व्हेन वी टॉक अबाउट द अर्जेंसी एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस, देयर आर टू थिंग्स जिसकी बेसिस के ऊपर आप ये डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी चीज़ की प्रायोरिटी जो है वो क्या होती है। ठीक है, वो ग्रेडियंट जो है आप लोगों की नज़र से कभी गुजरा है अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट वाला? हेलो, आप लोगों को आवाज़ आ रही है? नो सर। अर्जेंट और इम्पोर्टेंट का ग्रेडियंट आप लोगों ने इसकी तरफ से गुजरा है? देखा है आप लोगों ने कि अर्जेंट और इम्पोर्टेंट वाला एक जो, लेट मी शेयर दैट विद यू।
ये वाला क्वाड्रेंट आप लोगों ने कभी देखा है? This is urgent and important. नहीं सर, ये तो पहले कभी नो नहीं सर। देखा। देखिए अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट क्वाड्रेंट जो है बेसिकली ये 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल एक किताब है और उसमें से इन्होंने ये चीज़ आइडेंटिफाई की हुई थी। तो अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट का एलिमेंट जो होता है वो ये होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो कि अर्जेंट होती हैं और कुछ अर्जेंट नहीं है। इसी तरह से कुछ चीज़ें हैं जो कि इम्पोर्टेंट होती हैं और कुछ चीज़ें गैर इम्पोर्टेंट होती हैं। सवाल ये है, हाउ वुड यू डिफाइन urgent and how would you define important? What is the difference between important and urgent? आप में से कोई डिफाइन कर सकता है? Can you help me in this? अर्जेंट जो होता है वो कोई इमरजेंसी केस भी हो सकता है कि मतलब हर हाल में होना है, फौरी होना है। मतलब आपने प्रोजेक्ट डिलीवर करना है लेकिन कोड फट गया है या आपका प्रोजेक्ट फट गया, इस वजह से वो चीज प्रायोरिटी पे आ जाती है, अर्जेंटली सही करी जाए। और इम्पोर्टेंट यूँ होता है कि मतलब ये चीज इम्पोर्टेंट है, ये स्टेप लेंगे, फिर एक और स्टेप लेंगे, पहले ए को कवर करेंगे फिर बी को कवर करेंगे, ये इम्पोर्टेंस होती है। ठीक है, और कोई एग्जांपल देना चाहेगा इसके अंदर? Anyone else would like सर to इसमें add भी तो anything? बात प्रायोरिटी की आ जाएगी ना, अगर देखा जाए तो अर्जेंट और इम्पोर्टेंट एक चीज है, इम्पोर्टेंट एक चीज है यार, फौरन चाहिए। देखें, थोड़ा सा फर्क है। मैं एक्चुअली ये इसको ऐड करने का यहाँ पे मकसद जो था वो मकसद भी सिंपली ये है कि एक इसकी नजर आ रही है आप लोग? जी सर। अच्छा, देखिए यहाँ पे ये दिखाने के पर्पस की वजह से ही आपको मैंने जो है ना यहाँ पे इसको लेकर आया था। अर्जेंट, हमेशा जब भी वर्ड अर्जेंट इस्तेमाल होगा उसका मतलब ये है कि वो टाइम के साथ एसोसिएटेड। जब कोई चीज़ टाइम के साथ एसोसिएटेड होती है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो इम्पोर्टेंट भी हो। मिसाल के तौर पे आप लोगों में जिन्होंने पुराने फ़ोन्स देखे होंगे इसमें CLI नहीं होता था, ठीक है? अब जी फ़ोन सर। बज रहा है, अब आपको नहीं पता कि वो फ़ोन किसका है, ठीक है? या घर के बाहर अगर आपकी बेल बज रही है और आपको नहीं पता कि बाहर कौन है, देन इट इज़ अर्जेंट, आपने उसको रिस्पॉन्ड करना है। ऑन द कॉन्ट्ररी, आपके पास अगर कोई पेशेंट है
जो आया है और आप डॉक्टर हैं और आप इमरजेंसी रूम के अंदर हैं, तो उसको इमीडिएटली ट्रीट करना है इमरजेंसी रूम के अंदर, दैट इज अर्जेंट। इम्पोर्टेंस की बात जब आती है तो इम्पोर्टेंस की बात उस वक्त आती है कि यार ये काम मेरे लिए मेरे गोल्स की तरफ लेके जाता है कि मुझे लेके नहीं जाता, राइट। सही। हर बंदे के गोल्स मुख्तलिफ हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वॉचिंग अ क्रिकेट मैच, ठीक है, अब आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ, वॉचिंग अ क्रिकेट मैच, इज इट इम्पोर्टेंट और इज इट अर्जेंट? सर इम्पोर्टेंट है। ओके, you don't think it's urgent? सर मतलब ये है कि कोई शौकियतन अगर कोई देखता है तो वो उसके लिए इम्पोर्टेंट होगा, और अगर कोई कुछ लोग हैं नहीं देखते तो। सर अर्जेंट का मतलब ये है ना कि बस हर किसी को ये काम करना है। नहीं, अर्जेंट का मतलब ये है कि ये काम उसी लम्हे उसी वक्त होना जरूरी है। सही। सही है। मिसाल के तौर पे आपके घर के दरवाजे के ऊपर अगर कोई बेल बज रही है, कोई साहब बाहर खड़े हुए हैं और आपके घर में कोई कैमरे या इस तरह की कोई चीज़ नहीं लगी हुई, तो उसका मतलब ये होगा कि जब आपको बेल को एड्रेस करना ज़रूरी है, करना आप जाके जरूरी है। चेक सही। ज़रूर करेंगे, देखेंगे, आवाज़ देके पूछेंगे कौन है, दैट इज़ एड्रेसिंग इट, राइट। लेकिन उसको एड्रेस करना ज़रूरी है कि वो शख्स कौन है। आपके घर वाले भी हो सकते हैं, आपके दोस्त अहबाब भी हो सकते हैं, और भी कोई दूसरा शख्स हो सकता है। उस पर्सपेक्टिव से आपको उस वक्त उसको एड्रेस करना ज़रूरी है, दैट इज़ अर्जेंट। सही। अब वो बंदा कितना इम्पोर्टेंट है ये हमें नहीं पता, इसीलिए हमने फ़ोन्स के अंदर CLI आ गई, कैमरे आ गए घरों के बाहर, बिकॉज इसकी बेसिस के ऊपर आप चेक कर लेते हैं कि मैं ये देख लूँ कि आया ये फ़ोन मुझे उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए, सही। या इस बंदे को मुझे मिलना है कि नहीं मिलना है, सो ऑन सो फॉर्थ। सो आप क्या करते हैं, इन चीज़ों के ऊपर फिल्टर्स लगाते हैं, और हर अर्जेंट चीज़ पर फिल्टर लगाते हैं, बिकॉज वो चीज़ जो अर्जेंट है और इम्पोर्टेंट नहीं है वो आपके लिए टाइम वेस्टर है। सही है। और वो चीज़ जो आपके लिए अर्जेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी है, वो चीज़ है जो कि आप किसी और टाइम में मिस करके आ चुके हैं। सही है। सही। अब यहाँ पे हम क्वाड्रेंट्स को अगर देखें तो हमारे पास लेफ्ट साइड के ऊपर जो आपको वर्टिकल नजर आ रहा है उसके अंदर इम्पोर्टेंट एंड नॉन इम्पोर्टेंट है। हॉरिजॉन्टली अगर आप देखेंगे तो जी। उसमें अर्जेंट एंड नॉन अर्जेंट है। सो लेट्स टॉक अबाउट नॉट अर्जेंट एंड नॉट इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स, जो कि क्वाड्रेंट 4 है। ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको डी क्लटर कर देती हैं। Eliminate tasks that do not align with the company's mission goals. Learn to say no to them. हर वो चीज़ जो कि इम्पोर्टेंट भी नहीं है और अर्जेंट भी नहीं है, ठीक है, हमें उसको मना करना चाहिए, बिकॉज ये आपका टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है। सिमिलरली लेट्स टॉक अबाउट नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट थिंग्स, जैसे क्वाड्रेंट 2 है। अगली चैनल हम बात करते हैं नॉट इम्पोर्टेंट बट अर्जेंट थिंग्स। ये काम आपको डेलीगेट करने चाहिए, ये काम आपको किसी ना किसी को हैंड ओवर कर देने चाहिए। हर उस शख्स को, मशीन को, इंसान को हैंड ओवर कर देने चाहिए जो कि उसको देख सके आपके बिहाफ के ऊपर। ये क्या होता है? Empower the team by assigning tasks in this quadrant. Enable your team to do independent decision making. सही है। डेलीगेशन आप क्यों करते हैं? बिकॉज यहाँ पे वो काम आ रहे हैं जो कि अर्जेंट है, जो मिसाल के तौर पे बाहर देखना है कि यार ये CLI लगा दिया आपने, कैमरा लगा दिया आपने, ये सारी चीज़ें आपने डेलीगेट कर दी टेक्नोलॉजी को, या आपने किसी शख्स को डेलीगेट कर दी कि भाई अगर कोई जब बेल बजे तो यार मैं जाके चेक करूं, उससे बेहतर है कि कोई और बंदा जाके तो चेक करके आ जाए। सही है। So, इसको कहते हैं क्वाड्रेंट 3। लेट्स टॉक अबाउट इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। ये वो चीज़ें हैं जो कि आपके लिए, आपके विजन, आपकी गोल्स के साथ अलाइंड है, लेकिन ये अर्जेंट अभी तक नहीं हुई है। ये वो सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आप प्लानिंग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक्सरसाइज करना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो अभी तक अर्जेंट नहीं हुआ। सही है। आप सेहतमंद हैं, आप अगर सेहत के साथ साथ अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे तो देयर आर लाइकली चांसेस
कि आप अपनी सेहत को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सेहतमंद हैं और आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे और खुदा ना खास्ता कोई ऐसा नोशन आ जाता है, कोई ऐसा मोमेंट आ जाता है जहाँ पे आपके कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है, या खुदा ना खास्ता कोई कार्डियक ब्लॉकेज आपके पास हो जाती है, उस वक्त आपको एक्सरसाइज करना पड़ती है, तो वो आपका अर्जेंट भी हो जाएगा और इम्पोर्टेंट भी हो जाएगा। बिकॉज उस वक्त अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो फिर ज़िंदगी भर कभी एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। सो नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट थिंग्स आर समथिंग जिनको आपको स्केड्यूल करके प्लान करके एग्जीक्यूशन में जाना चाहिए। और क्वाड्रेंट 1 जो होता है, अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट, ये वो चीज़ें होती हैं जो कि क्राइसिस में चली गई होती हैं, यानी कि इम्पोर्टेंट भी थी और उसको उसी वक्त में कंटिन्यू करना भी ज़रूरी है। अब क्राइसिस में आपको पता है, जब क्राइसिस मैनेजमेंट के अंदर होते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें जो है ना कट शॉर्ट करते हैं। यू कट लॉट ऑफ कॉर्नर्स हियर एंड बाय कि भाई मुझे ये काम किसी भी तरह से कंप्लीट करना है और मुझे इस तरह को पूरा करना है। फॉर दैट रीज़न आप उसको शॉर्ट कर देते हैं, उसमें से आगे बढ़ जाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेंट 1। ये बातें आपने क्यों की है? ये बातें इसलिए की है बिकॉज जब हम बात करते हैं प्रायोरिटी की, तो प्रायोरिटी आपकी जो डिफाइन होती है वो किसी की भी अर्जेंसी और किसी की भी इम्पोर्टेंस का जो कंबाइंड फैक्टर होता है वो प्रायोरिटी कहलाती है। आप डिफाइन करते हैं कि मेरे लिए इस वक्त क्या चीज़ प्रायोरिटी है। क्वाड्रेंट 1 आपके लिए प्रायोरिटी होगा, हमेशा होगा, बिकॉज वो चीज़ अब अर्जेंट भी हो गई है, वो इम्पोर्टेंट भी है। सिमिलरली क्वाड्रेंट 2 जो है वो भी आपके लिए प्रायोरिटी है, और अभी वो अर्जेंट नहीं हुआ लेकिन ये कि एटलीस्ट वो आपके लिए प्रायोरिटी ज़रूर होगा। क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4 जो है वो आपके लिए लेस प्रायोरिटी वाले एलिमेंट्स होंगे। सही है। और आप जब क्वाड्रेंट 3 की बात करते हैं तो हम यहाँ पे बहुत सारे चेक्स लगा सकते हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकते हैं सो दैट वी कैन अवॉइड डूइंग एक्टिविटीज जो कि इसका पार्ट है। मुझे बताएं, ये क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर, क्लियर है। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि जब हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स की, तो रिक्वायरमेंट की प्रायोरिटाइजेशन से क्या मुराद है? भाई हमने तो सारी रिक्वायरमेंट लेनी है ना। हमने एक सॉफ्टवेयर से मुतालिक हर छोटी से छोटी चीज़ भी गैदर करनी है, और हमने जो है बड़े से बड़ी चीज़ भी गैदर करनी है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट छोटी से छोटी चीज़ और बड़े से बड़ी चीज़, तो उसका मतलब ये है कि हमने हर चीज़ को कैटर तो करना ही करना है। तो प्रायोरिटाइजेशन से क्या मुराद है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिक्वायरमेंट प्रायोरिटाइजेशन? क्या सर आवाज आ रही है? जी आ रही है। हेलो, थोड़ा सा बोल सर। रिक्वायरमेंट की प्रायोरिटाइजेशन हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि कोई भी एक एप्लीकेशन है, उसमें मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन उनमें कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स होंगी जो कि मेरी शो स्टॉपर होंगी और उनकी अर्जेंसी भी होगी। उनके बगैर जो है वो मेरा प्रोजेक्ट आगे नहीं चल सकता, या मेरे जो फीचर्स हैं वो उस पर डिपेंडेंट है। तो उस फीचर या उस रिक्वायरमेंट को मैं प्रायोरिटाइज करूँगा ताकि ये रिक्वायरमेंट पूरी हो, तो इससे आगे जो काम होने वाले हैं वो हो। तो इस पर जो डिपेंडेंट एक्टिविटीज़ होंगी, बेसिकली नंबर ऑफ डिपेंडेंट एक्टिविटीज़ की वजह से मैं उसको जो प्रायोरिटाइज करूँगा कि ये चीज़ प्रायोरिटी 1 है। अच्छा, इसके बाद जी आवाज़ आपकी कट गई, दोबारा बताएं। सेकंड इसकी थोड़ी सी प्रायोरिटी कम है तो इसको प्रायोरिटी 2 कर दो, इस फीचर को प्रायोरिटी 3 कर दो, इस पर कम किसी फीचर को जो है वो रिक्वायरमेंट को प्रायोरिटाइज कर दो। जी सर। जी आपकी आवाज़ आ रही है मुझे। मैं ये हेलो। कह रहा हूँ कि ये बात आपकी सही है, लेकिन बात ये है कि क्या हम इस चीज़ को डिफाइन करेंगे कि हमने ये पहले लेना है, ये बाद में लेना है? वाई, रीज़न क्या है इसका? अब आ रही है वो? हेलो। जी जी आ रही है, बताइए। जी सर, मेरे जो नंबर ऑफ डिपेंडेंट फीचर्स जो है ना मेरे रिक्वायरमेंट पे, तो मैं उसके लिहाज से प्रायोरिटाइज करूँगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी कोई रिक्वायरमेंट है जिसके ऊपर मेरी 10 चीज़ें डिपेंडेंट है और वो शो स्टॉपर है,
तो मैं उसको प्रायोरिटी नंबर 1 रखूंगा, क्योंकि उससे रिलेटेड मेरी जो 10 फीचर्स हैं वो उस पर डिपेंड है। जब तक मेरी वो एक रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं होगी तो मेरे जो आगे के 10 चीज़ें जो है वो मैं नहीं कर सकता। तो उस बेसिस पे अपनी रिक्वायरमेंट्स को जो मैं प्रायोरिटाइज करूंगा अपनी जो भी प्रोडक्ट है या जो मेरी एप्लीकेशन है उसके अंदर बेस्ड ऑन अर्जेंसी एंड प्रायोरिटी उसकी डिपेंडेंसी के, उस पर कितने मॉड्यूल्स कितने फीचर्स ऑफ द एप्लीकेशन डिपेंडेंट है उस रिक्वायरमेंट पे। ठीक है, तो इस लिहाज से मैं जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को प्रायोरिटाइज करूँगा कुछ फीचर्स को बेसिकली। ठीक है। ओके, लेट्स हम आगे आ जाते हैं सी कि हम लोग वो क्या कर सकते हैं। So whenever we talk about requirement prioritization जो है हमेशा इसकी आसान और चीज़ ये होती है कि आप हमेशा broader aspects से fine elements की तरफ move कर रहे होते हैं। So whenever we talk about broader elements, we talk about कि जी overall जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में वो चीज़ किस तरह से फॉल इन कर रही है, और उसके बाद फिर आप उसकी फाइन डिटेल्स जो होती है, माइनर डिटेल्स जो होती है, उनकी तरफ मूव करना शुरू करते हैं। तो प्रायोरिटाइजेशन जो है ना, हमेशा हम लोग जिस चीज़ को लेके चलते हैं वो टॉप टू डाउन लेके चल रहा होता है। ठीक है, ठीक है। एस्पेक्ट्स ऑफ प्रायोरिटाइजेशन जो है दैट डिपेंड्स अपॉन कि जी हमारे पास किन चीज़ों के हिसाब से हम चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे देयर आर टाइम्स जब हमारे पास प्रायोरिटाइजेशन रिक्वायर्ड होती है इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। सो व्हेन इट कम्स फॉर डेवलपमेंट, आपके पास आर्किटेक्चर जो होता है किसी भी एप्लीकेशन का वो बहुत बेटर करता है अगर आप किसी लार्ज स्केल एप्लीकेशन की तरफ मूव कर रहे हैं या किसी ऐसी एप्लीकेशन पर आप काम कर रहे हैं जिसके विजन के अंदर ये चीज़ मौजूद है कि उसने आर्किटेक्ट टीम है उस पर काम शुरू कर सके, बिकॉज रेस्ट ऑफ द थिंग्स वो उस आर्किटेक्चर के ऊपर आके ही ऐड होनी होती है और उसी को हम आगे लेके चल रहे होते हैं। सो हमेशा प्रायोरिटाइजेशन जो है इस पर्सपेक्टिव से की जाती है कि वो काम किस तरीके से हो रहा है। मिसाल के तौर पे अगर हम इसको थोड़ा सा सॉफ्टवेयर से हट के अगर हम बात करते हैं, सो इट हैपेंस इन अ वे कि आपके पास जब घर बनना है, उस घर के बनने के अंदर आपके पास जो है, आपको अगर बेसिक आर्किटेक्चर डेवलप करना है तो सरिया, सीटें, सत्तर, ये सब चीज़ों के साथ साथ आपको जो चीज़ ज़रूरत है वो ज़रूरत ये है कि आपके पास घर का नक्शा अप्रूव हो और सारे मामला के हिसाब से चल रहा है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर ये सिचुएशन इस तरह से बन जाए कि आपके पास जो घर का मैप है और सारी चीज़ें हैं वो ही अवेलेबल नहीं है और रेडी नहीं है, आप घर को खड़ा करके डिसाइड करेंगे तो ये मुश्किल काम हो जाएगा। साइमल्टेनियसली अगर आप बात आगे करते हैं कि अभी घर हमारे पास खड़ा नहीं है एंड वी डिसाइड ऑन के जी हमारे पास पेंट कौन सा होना है, यस पेंट तो होना है, लेकिन आज की डेट में मैं उसको अगर प्रायोरिटी देके उसके ऊपर फोकस स्टार्ट कर दूंगा तो मैं ज़रूरी है कि मैं किसी और ना किसी और चीज़ को मिस आउट कर रहा हूँ। सो पेंट हो गया, फिक्सचर्स कैसे होंगे, लाइटें कैसी होंगी, दीज आर समथिंग जो कि घर के बनने के बाद एप्लीकेबल हो रही होती है। So, आज की डेट में मुझे ये देखना है कि पहले घर हमारा कितना बड़ा होगा, कितने मंजिल का होगा, सो दैट मैं उसके हिसाब से जो फाउंडेशन है वो कितनी मजबूत रख सकूं, ताकि जब ये वाला काम हो रहा हो उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा, जो दीवारें बन जाएंगी, दीवारें बनने के बाद फिर मुझे जो है ना उस तरह से इस्तेमाल हो लूँ। दैट वुड बी समथिंग जो कि हम विद टाइम आगे लेके चल रहे हो। प्रायोरिटाइजेशन की जो एस्पेक्ट्स हैं